इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। मैं बताएगा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सपोज देयर आर दी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स है हमारे पास बहुत सारे, जब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो उस टाइम पर होएगा क्या, मॉलिक्यूल्स की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई बताना चाहे। भैया मॉलिक्यूल्स कलाइड स्पीड होकर हो उनकी जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी। क्या कि हाँ स्पीड कम हो जाएगी, कोई और कोई टिप्पणी देना चाहे, स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी। क्वेश्चन क्या था भैया, क्वेश्चन क्या था, नहीं दोबारा भैया, बताना। नहीं भैया, बढ़ेगी। बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, क्वेश्चन ये था कि काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऑफ कोर्स, कि अगर तुमने खुद भी देखा होगा कि जब तुमने एक बर्तन के अंदर पानी उबालने के लिए रखा तो उस टाइम पर जब टेम्परेचर कम था तो पानी धीरे 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 उबल रहा है, बट जैसे तुम लोग टेम्परेचर हाई कर दोगे दैट मीन्स यू कैन टेक द फायर एज मच एज हाई, मतलब कि तुमने फुल फ्लेम पे कर दिया तो उस टाइम पर होगा क्या, उसके अंदर टक 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 की आवाज आने लग जाएगी, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेजी में कोलाइड करने लगेंगे कंटेनर के सरफेस पे। दैट मींस वी कैन से दैट द मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड फास्टर एंड फास्टर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। सही है, और यही फिनोमिना तुमको देखने को मिलता है आमतौर पे। जैसे कि यहाँ पर देखो कि जिस टाइम पर हमारे पास स्पीड कम थी, मॉलिक्यूल्स धीरे 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 भाग रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी इस टाइम पर, इस फिगर के अंदर। बट जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमने क्या इसको हीट दी, और हीट देने के बाद तुरंत मॉलिक्यूल खटाखट खटाखट भागने लग गए, ठीक है ना, इधर उधर रैंडम डायरेक्शंस के अंदर भागने लग गए, ठीक है। और ऐसे ही तुम लोग देखते हो ये मॉलिक्यूल्स की दशा है, ठीक है ना, कि मतलब कि जिस टाइम पर कोल्ड है उस टाइम पे मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं, बट जैसे ही मॉलिक्यूल्स हॉट हुए उस टाइम पर मॉलिक्यूल्स ने ऐसे रैंडम मोशन शुरू करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस बात से तुमको पता चलता है कि हाँ ये तुमने पहले ही पढ़ रखी चीजें, कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और जिस वजह से मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। सो अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है ना, मान लो रिएक्शन है तुम्हारे पास एक, जिसके अंदर तुम लोग खाना बना रहे हो, सिंपल खाना बना रहे हो, और तुमने यहाँ पे डाल दिया इंग्रेडिएंट्स और फिर उसके बाद तुमको खाना चाहिए एकदम तैयार। तो अगर तुमको खाना जल्दी बनाना है तो तुम क्या करोगे, तुम वहां पे जाते होगे चाउमीन वाले के पास, तो अगर बहुत सारी भीड़ लग गई, वो खटाखट खटाखट डालेगा सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद क्या करेगा, वो फ्लेम एकदम हाई मिलिट्री फ्लेम देगा वो, समझ रहे हो, मतलब मिलिट्री फ्लेम क्या होती है कि एकदम फुल एकदम हाई फ्लेम, तो हाई फ्लेम पे वो बनाना शुरू करेगा। दैट मीन्स अगर हमारे पास फ्लेम बहुत ज्यादा हाई होती है तो हमारी रिएक्शन की स्पीड उसी हिसाब से तेज हो जाती है। इतना फंडा समझ में आ गया कि हम लोग कैसे रिएक्शन की स्पीड को तेज करते हैं। सॉल्यूशन वाले अपने साइंटिस्ट दैट इज वेंट हॉफ, जिनके नाम पे वेंट हॉफ फैक्टर था आई, उन्होंने ही बहुत सारे रैंडमली एक्सपेरिमेंट्स करे, मतलब कि खटाखट खटाखट टेम्परेचर देखा कि हाँ जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन में क्या इफेक्ट आ रहा है, तो उन्होंने हंड्रेड्स और मैं कहूंगा हजारों रिएक्शन देखी, हजारों रिएक्शन देखने के बाद उनको पता चला कि वेंट हॉफ को, कि जैसे ही तुम लोग रिएक्शन का टेम्परेचर, ध्यान से सुन लेना इसको, जैसे ही तुम लोग रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा रहे हो, इफ यू कैन इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, तुम्हारा रिएक्शन, जो तुम्हारी रिएक्शन है उसकी रफ्तार दो गुनी हो रही थी, मतलब कि जो नई रिएक्शन की रफ्तार है आर डैश, वो पुरानी वाले से कितनी हो रही थी, दो गुना बढ़ जा रही थी, सही है ना। इफ यू कैन इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 2, मतलब कि नियरली वो डबल हो जाया करती थी, कि मान लो पहले जो रफ्तार है वो थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर मतलब मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि तुम लोग को रिलेट कर पाओ कि पहले हमारे पास जो गाड़ी है वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार चल रही है, लेकिन जैसे ही, और इस टाइम पर टेम्परेचर कितना है, मान लो इस टाइम पर टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, सो जैसे ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उस टाइम पर क्या हुआ, मॉलिक्यूल ने अपनी रफ्तार दो गुनी कर दी, 5 से कितना पहुंच गया वो सीधा 10 मीटर पर सेकेंड। इट इज ओनली अ ऑब्जर्वेशन, सही है, ऑब्जर्वेशन समझ में आई जो करी थी वेंट हॉफ ने। सो वेंट हॉफ ने कह दिया था अपनी प्रोफेशनल भाषा के अंदर कि उन्हें रफ्तार के लिए नहीं कहा था, उसने कहा था बेसिकली रेट कांस्टेंट के लिए। अब अगर सीधी सी बात है कि अगर रेट इज इक्वल्स टू के ए रेस टू द पावर एक्स बी रेस टू द पावर वाई, यही होता है रेट लॉ, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर तुम रेट लॉ के अंदर देखोगे, अगर तुमने रेट कांस्टेंट को डबल कर दिया इसका मतलब क्या होगा, रेट कांस्टेंट पहले के था, अब इसको कर दिया 2 के, बाकी सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम, ठीक है।
और रफ्तार कितनी हो जाएगी, अब रफ्तार हो जाएगी दुगनी ऑटोमेटिकली। सो वेंट हॉफ ने कहा कि अकॉर्डिंग टू मी, मैंने ये देखा है अपने एक्सपेरिमेंट से कि जैसे ही मैं अपना टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करता हूं, 10 डिग्री बढ़ाता हूं, तो उस टाइम पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दो गुनी हो जाती है, रेट कांस्टेंट बिकम्स नियरली डबल। तो इसको लिखना चाहो तो लिख लो, आती है कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि हाउ कैन यू डिटरमाइन व्हाट इफेक्ट विल यू फेस व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिख लो फटाफट से, according to Went Hoff, according to Went Hoff, if the temperature is increased by 10 degree centigrade, according to Went Hoff, if temperature is increased by 10 degree Celsius और सेंटीग्रेड, या फिर ये साइन ही बना देना केवल 10 डिग्री सेल्सियस, the value of rate constant, the value of rate constant is nearly double। सही है, टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, अपने आप भी लिख सकता है, अपने आप लिख ले, ऐसा नहीं हमें उसी की भाषा लिखनी है, एकदम अपने आप लिख लो। हाँ 10 डिग्री सेल्सियस क्यों 10 डिग्री सेल्सियस, देन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, then the value of rate constant is nearly double, is nearly double। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है k, वो k से कितना हो जाएगा 2k। ठीक है, और जब तुमको पता है रेट कांस्टेंट डबल हो गया तो इसका मतलब रफ्तार भी नियरली डबल ही हो जाएगी। सही है, तो हम लोग कह सकते भैया हैं कि रेट रफ्तार कांस्टेंट कैसे डबल हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से? अरे यही तो उन्होंने कहा था, मतलब कि उन्होंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करके देखे, ठीक है ना, ये उसने बस एक्सपेरिमेंट करे थे, हजारों एक्सपेरिमेंट करे थे, हजारों रिएक्शन देखी थी, तो उसने कह दिया कि हाँ जैसे ही मैं हर एक रिएक्शन के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, वैसे ही जो मेरा रेट कांस्टेंट है वो 2 गुना, मतलब कि नियरली डबल होता जा रहा है, नियरली डबल। सही है, नियरली डबल कहा था उसने, और ये देखा था, इट इज एन ऑब्जर्वेशन। हम उससे पूछ नहीं सकते, अब पूछना होगा तो उसकी लास्ट से पूछना पड़ेगा कि बता तूने कैसे देखे थे। सही है, वरना तो अभी देखना, अभी इसका जुगाड़ भी आएगा। अब ये तो उन्होंने मान लिया था, देखो जरा आगे सुनो, आगे की कहानी सुनना। तो जब इन्हें कह दिया कि हाँ नीले डबल हो जाएगी, अब उसके बाद जैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि वैसे ही एक और साइंटिस्ट था, उसके दिमाग में आया कि भाई ये बता, अभी तो तूने कह दी नियरली डबल हो जाएगी, लेकिन भविष्य का क्या भरोसा, भविष्य में ऐसा ना हो भविष्य में 3 गुना 4 गुना बढ़ने लग जाए। ऐसी भी रिएक्शन आए जिनका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ और वो 4 गुना 5 गुना 100 गुना रफ्तार पकड़ ले। सही है ना, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है कि हम कैसे मान ले, कोई प्रूफ है लेकिन नहीं है, ठीक है ना, बस उन्होंने लिख के दे दिया कि ये इक्वेशन थे, ये रिएक्शन है। उसने ऐसी 100 रिएक्शन दे दी और 100 रिएक्शन में ये फंडा देखने को मिला, तो उसने कह दिया। अब लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट आए अर्हेनियस, अब यहां से अपनी शुरू होती है 12वीं कहानी। साइंटिस्ट आए अर्हेनियस, अब साइंटिस्ट अरेनियस ने कहा कि हमारे को चाहिए प्रूफ, पुख्ता सबूत, कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़े तो बताओ रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सही है, सो अकॉर्डिंग टू अरेनियस, जो रेट कांस्टेंट होता है के, मतलब कि अब लोग ना रफ्तार को अब रेट कांस्टेंट से रिलेट करेंगे, तो कंफ्यूज मत होना कि अगर मैं कहीं पर रफ्तार कह दूं और तुम लोग सोचो कि यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं के इज अ रेट कांस्टेंट। बेसिकली रेट कांस्टेंट जो है, अगर हम उसे थोड़ा बहुत ही बदलते हैं तो रफ्तार में उतना ही इफेक्ट आता है, क्योंकि हमारे को रेट लॉ मालूम है, ये देख रहे हो रेट लॉ, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि अगर मैं हर चीज रेट उसके लिए बता रहा हूं, रेट कांस्टेंट के लिए बता रहा हूं, तो वही सारी बातें रेट के लिए भी एप्लीकेबल हैं। सही है, सो अब आते हैं अपने उस पे कंसेप्ट पे। सो अकॉर्डिंग टू अरेनियस, अरेनियस ने क्या कहा कि मेरे हिसाब से तो जो इक्वेशन बनेगी टेम्परेचर में और के अंदर रेट कांस्टेंट पे, यो बनेगी इस तरीके से, k is equals to a e raised to the power minus e a upon RT। अब इक्वेशन को देख के घबरा मत जाना, बस मैं मानता हूं थोड़ी सी बड़ी बड़ी इक्वेशन है और तुम्हारे को इसके अंदर कई टर्म्स का मतलब भी नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, देखेंगे इन टर्म इसके अंदर है क्या क्या, ध्यान से देखना। तो ये थी अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस ने कहा कि ये देखो ये रहा रेट कांस्टेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट, लिख लो या फिर तुम लोग भी ऐसी, इट इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये रेट कांस्टेंट है, एंड देन उसके बाद ये है तुम्हारे पास टेम्परेचर टी, दिख रहा है छोटा सा टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर टी। तो जैसे ही इनने रिलेट करा रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर को, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। सही है, और ये जो ई है ई की, तो तुम्हें पता ही है इसका नाम क्या था, कोई बताएगा? जब मैंने बताया था लॉग की बेसिकली क्लास के अंदर,
तो बिल्कुल सही बताया, इट इज बेसिकली अ नेफियर्स कांस्टेंट। अब स्पेलिंग देख लेना अपने अपने हिसाब से, इट इज अ नेफियर कांस्टेंट। ठीक है, अब नाउ इतनी बातें पता चल गई। अब इसे कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंट, सबको पता होगा, इट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैथमेटिक्स के अंदर e रेज टू द पावर x को कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लिख लो, या फिर जिनको नहीं पता, मैथ्स वालों को पता होना चाहिए, मैथ्स वालों को नहीं पता तो लिख लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना, जैसे हमारे पास लॉग फंक्शन होता है, लोगारिथमिक फंक्शन, जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ऐसे ही e रेज टू द पावर को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर जो a है, a इसे कहते हैं हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल से पहले लिखा हुआ है। सो यहाँ पर जो a है, a इट इज नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल फैक्टर, स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना अपने अपने हिसाब से, ex एक्सपोनेंशियल वहां पे गलत है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। सही है, इतनी बात समझ में आई। इसे कहते हैं हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर और इसका एक नाम और होता है, इसको कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अभी बताऊंगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों कहते हैं, फ्रीक्वेंसी सब हम डेप्थ में जाएंगे अभी। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, तो ये सब बातें लिखते रहो जल्दी। इसे कहते हैं हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये तो समझ में आ गया होगा इसका नाम क्यों है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री मतलब पहले, एक्सपोनेंशियल मतलब कि ई, जो ई से पहले लिखा हुआ है, इट इज नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर का फंडा बताऊंगा क्यों कहते थे फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और आर, तुम्हारा जाना पहचाना दोस्त कोई बताएगा क्या है ये, पहले भी हमने पढ़ा इसके बारे में। आर, रेट है क्या भैया? ना ना, इट इज स्मॉल रिएक्टेंट की आर। कंसंट्रेशन। नहीं नहीं नहीं, कंसंट्रेशन को हम लोग बॉक्स में शो करते हैं, इससे पहले चैप्टर में गैस। हम लोगों ने इसे पढ़ा है। गैस कांस्टेंट, बिल्कुल से, इट इज अ गैस कांस्टेंट। उसमें पढ़ा था ना ऑस्मोटिक प्रेशर में, पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी। सो पाई इज हाँ भैया। इक्वल्स टू सीआरटी इज बेसिकली अ गैस कांस्टेंट। सो यहाँ पर भैया जो आर, बताओ, भैया तो सारे ही। आर है गैस कांस्टेंट। अरे कोई नहीं, दोबारा लिख लेना, गैस कांस्टेंट। अभी समझते रहो, लिखते रहो। लिखने में नहीं, समझने में। हाँ तो कोई नहीं, अरे सब ये जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सब बातें याद रहेंगी, दिक्कत ना लो। जैसे पीछे फॉर्मूला स्टार्टिंग पर तो नया नया लगता है ना, फिर उसके बाद आदत पड़ जाती है, याद हो जाते हैं फॉर्मूले, ऐसे यहाँ पर भी होएगा। सही है, इतने क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि फॉर्मूले याद हो जाएंगे टिप्स पे। सही है, सो हियर आर इज द गैस कांस्टेंट, और वैल्यू तुम लोगों को मालूम है। सही है, 0.0821। और उसके बाद नाउ ई ए, दिस ई ए, ये नया है तुम्हारे लिए, इसे कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ भैया, आज एक्टिवेशन, आ रही है तुम्हारी क्लिक की आवाज। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी। सही है, सो ये सब है इस फॉर्मूले के अंदर टर्म्स, देख लो जल्दी जल्दी से। हमारे पास जो के है, अच्छा, बड़ा करके लिख दो एक बार, बड़ा मतलब, या फिर बोल दो एक बार क्या क्या लिखा है बता फॉर्मूला। रहा हूं मैं, अपनी स्क्रीन को जूम इन जूम आउट भी तुम लोग कर सकते हो। सो देखना ध्यान से, के इज द रेट कांस्टेंट, दिस के, इससे तो जान पहचान है तुम्हारी, रेट कांस्टेंट है। ए इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्लियर है क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके पहले लिखा हुआ है, सो इट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कि अभी बताऊंगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर का मतलब क्या है, इसकी डेप्थ में जा रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, देन दिस ई इज नेफियर कांस्टेंट, वैल्यू तुम लोगों को मालूम है 2.31 समथिंग इसकी वैल्यू होती है। सही है, नेफियर्स कांस्टेंट की। और उसके बाद आर गैस कांस्टेंट, सबको पता है। टी टेम्परेचर, ये मेन टर्म है, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकालने के लिए अरहेनियस ने अपनी इक्वेशन दी थी। सही है, सो ध्यान रखना, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में अगर कोई तुमसे रिलेशन पूछे, सो वो आती है अरहेनियस इक्वेशन से। सो दैट इज द अरहेनियस इक्वेशन। और यहाँ पर टी हो गया टेम्परेचर, एंड देन फाइनली ई ए, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी को अगर तुम लोग स्टार्टिंग में समझना चाहो कि अभी बताओ हमें तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, सो एक्टिवेशन मतलब कि एक्टिवेट करना, नाम से सुनना, एक्टिवेशन मतलब कि एक्टिवेट करना। तो तुम लोग कह सकते हो ऐसी एनर्जी जो रिएक्शन को एक्टिवेट करे, दैट मींस रिएक्शन को स्टार्ट करे। सही है, सो एक्टिवेशन एनर्जी अभी शॉर्ट में लिख लेना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। एनर्जी ये क्यों लिखा है? कहां पर, ये K इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ई ए, क्यू। ई ए, ई ए, अच्छा। इसको
डिफाइन करते हैं ई, और नीचे की तरफ है छोटा सा ई ए, सही है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, एनर्जी, अभी फिलहाल इसके डेप्थ में जाएंगे हम लोग, सही है ना। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये नहीं होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को भैया और फॉर्म्स में भी डिफाइन करते हैं हम लोग। माइनस है ये? हाँ जी, हाँ जी, माइनस ई ए अपॉन आर टी। सो यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है, फिलहाल के लिए तुम लोग समझ सकते हो, जो एनर्जी एक्टिवेट करने में काम में आ रही है, एक्टिवेट मतलब कि स्टार्ट करने में। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, टू स्टार्ट अ रिएक्शन, सही है। सो ये होगी तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी की कहानी। नया फिर कांस्टेंट हो गया, प्री एक्सपोनेंशियल हो गया, और बस ये रह गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसको भी फिलहाल ध्यान रखना, माइनस की क्या है भैया? माइनस ई ए अपॉन आर टी। अरे मैं बड़ा करके लिख देता हूँ लोग। सो के इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, सही है। सो ये है तुम्हारे पास अर्हेनियस इक्वेशन। कर लो नोट फटाफट से, देख लो सारी की सारी टर्म्स माइनस लो। बस गैस गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है दैट इज 8.314, सही है, 8.314। किसी दिन तुमको ना सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा गैस कांस्टेंट के, कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू कब क्या रखनी है, ठीक है। वरना तो फिलहाल तुम लोग ध्यान रख सकते हो सॉल्यूशन के अंदर 0.0821 है, लेकिन यहाँ पर 8.314 है। इसकी एक वैल्यू और होती है गैस कांस्टेंट की, बताऊंगा कब कब क्या क्या इस्तेमाल होती है किसी एक दिन। तीन वैल्यूज होती हैं इसकी, तीनों वैल्यूज तुमको डिफाइन कर दूंगा कैसे कैसे क्या क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिलहाल लिख लो ये सब। अब देखना हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं फॉर अरेनियस इक्वेशन। अभी तक हमारे पास अरेनियस इक्वेशन क्या है, k इज इक्वल्स टू a e रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला अब तक अरेनियस इक्वेशन का, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में e रेज टू द पावर में है, तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन हार्ड होएगी, सही है ना। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लगा देंगे, सही है। जब मैंने तुम्हें बताया था लॉग का कंसेप्ट, तो तुम्हें बताया था मैंने कि लॉग क्यों अप्लाई करा जाता है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए बेसिकली, सही है। तो अभी पावर है, पावर को नीचे बुलाने का काम करेगा लॉग, तो मैंने क्या करा, दोनों साइड लॉग लगा दिया। सो यहाँ पर जो मैंने एल एन लिखा है, सो हेयर एल एन इज लॉग विद नेचुरल बेस, सही है, सबको समझ में आता होगा, लॉग विद नेचुरल बेस। सो मैंने दोनों साइड लॉग लगा दिया, सही है। देन उसके बाद नेक्स्ट, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही वो देखेगा मल्टीप्लाई में दो चीजें हैं, ये देख रहे हो दो चीजें मल्टीप्लाई के अंदर है, बदल देगा प्लस के अंदर। सो इट इज लॉग ए प्लस लॉग ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, सिंपल। देन उसके बाद लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जैसे देखेगा वो पावर में कुछ भी चीज, उसको पीछे बुला लेगा, तो बुला लिया हमने पीछे। सो इट इज फाइनली लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस, प्लस नहीं माइनस लिख देता हूं क्योंकि जो ऊपर से नीचे आने वाला है माइनस वाले टर्म है। सो इट इज माइनस ई ए अपॉन आर टी एंड हेयर इज लॉग ई, सही है। ये तुम्हारे पास बनकर आ जाएगी। देन उसके बाद लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, बताओ जल्दी से, लॉग ई की वैल्यू, यस ऑफ कोर्स इट इज 1, लॉग ई बेस ई, सबको याद होना चाहिए, इट इज 1। सो इसकी वैल्यू क्या पड़ गई 1, तो ये तो गायब हो गया। अब हमारे पास फाइनली बनकर क्या आ गया, इट इज लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, सही है जी। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला ड्राइव होकर। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसके अंदर जो लॉग है वो है नेचुरल बेस ई के साथ, बट केमिस्ट्री के अंदर जो लॉग होता है वो होता है बेस 10 के साथ। सबको याद है कि हमको बेस 10 लेना होता है, ना कि बेस ई। सो अब हम इसे बेस 10 से सॉरी बेस ई से बेस 10 में चेंज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक काम और करते हैं, उससे पहले हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, सही है, लगे हाथ ग्राफ भी बन जाएगा। सो सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। लॉग के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, मैं यहां पे ले रहा हूं, माइनस ई ए अपॉन आर टी मैंने इस तरफ ले लिया, एंड प्लस लॉग ए। अब सारे बच्चे ग्राफ ट्राई करेंगे, मैं तुमको एक्सिस बता दे रहा हूं कि एक्सिस कौन कौन सी लेनी है। सो जो तुम्हारी वाई एक्सिस रहने वाली है, वाई एक्सिस दैट इज इक्वल्स टू लॉग की, वाई एक्सिस है तुम्हारे पास ln की
एंड देन जो एक्स एक्सिस है इट इज इक्वल्स टू 1/T, ठीक है ना। मतलब कि रेट कांस्टेंट के बीच में और टेम्परेचर के बीच में हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है, और इक्वेशन तुम्हारी आंखों के सामने है। सो तुम्हारे को इसके अंदर का ग्राफ बनाना है। और एक बात और देख ये लो, एक अगर चीज तुम समझ लोग में नहीं आई, हम्म ये एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए, हम्म ये माइनस ई ए अपॉन आर टी एल एन ई कैसे आ गया? अरे भाई साहब, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो ऊपर चीजें होती हैं वो उसे तुरंत नीचे खींच के बुला लेगा। याद करो, लॉग की क्लास के अंदर बताया था, या फिर याद हाँ नहीं ये आ तो रहा है पता तो है मेरे को। तुरंत अभी लिख लो दोबारा हाँ से। ये तो पता है। तो बस इनने बुला ली नीचे। इसने देखा कि ई की पावर में कुछ भी है, पावर को देखना ही नहीं है अपने को, पावर को नीचे बुलाना है, बुला ले नीचे पावर को। सही है, फिर जैसे अच्छा नीचे उसमें आया। तो लेकिन इक्वल टू के उधर साइड में बुलाया था इनने। नहीं नहीं, ग्राफ बनाना सबको आता होगा। सो इसका ग्राफ कैसे बनेगा सबको दिख गया होगा। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जो हमारे पास y एक्सिस है इट इज log k, और जो x एक्सिस है इट इज 1/T। सही है, सो 1/T इज x एक्सिस। सो नाउ सिंपल, तुम लोग मैच कर सकते हो ग्राफ वाली, वो खोलो अपना पेज जहां पर तुमने ग्राफ बना रखे हैं। सो वहां पर तुम लोग को दिख जाएगा इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। सही है, और ये ग्राफ हम लोग पहले भी कई बार बना चुके हैं, ठीक है ना। जितने भी हमने अब तक ग्राफ बनाए वो सारे के सारे जस्ट ऐसी के ऐसी थे, ठीक है। सो ये ग्राफ बिल्कुल इस यार तरीके से भैया बनेगा। यही तो मेरे समझ में नहीं आया, ये ग्राफ ऐसे ही क्यों बना? चल तेरे को बताऊंगा, तेरे तो बहुत पहले से डाउट है, तेरे को बता दूंगा, डाउट क्लास में पूछ लियो, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा। सो उसके बाद नाउ अब तुम लोगों को सारी बेसिक टर्म्स क्लियर है कि हमारे पास जो स्लोप है, स्लोप स्लोप कितना है इसका, -EA/R। जो भी x के साथ लिखा होता है वो होता है स्लोप। x क्या हमारे पास 1/T, 1/T के साथ क्या लिखा हुआ है, -EA/R। सो हियर स्लोप इज -EA/R, ठीक है। एंड देन टी नहीं आएगा, -EA/R। एंड देन y इंटरसेप्ट, मतलब कि y पे कहां पर कट करेगा, इट इज c बेसिकली। सो c इज log a, सो इट इज log a, ठीक है। तो तुम्हें पता भी नहीं चाहिए कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बेसिकली log a। कर देता हूं मैं डार्क, इट इज रेड कलर पॉइंट, इट इज log a। सही है। सो ये रहा तुम्हारे पास पूरा का पूरा अरेनियस इक्वेशन का फंडा। देख लो, और कोई दिक्कत है तो बताओ। सब ध्यान से देखना, एक इक्वेशन और ड्राइव करते हैं बस, कि अभी तो हमने ये इक्वेशन निकाली है जब हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है ना। हमने क्या करा, उसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया। मान लो तुमने 10 डिग्री बढ़ा दिया, 20 डिग्री बढ़ा दिया, 30 डिग्री बढ़ा दिया। लेकिन अगर तुम्हारे को कंपैरिजन करने को आ जाए, कंपैरिजन समझते हो कि जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तब रफ्तार में क्या फर्क आया। जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तब रफ्तार में क्या फर्क आया। तो इन दोनों रफ्तार का जो डिफरेंस वो तो है, बताया ही ना भैया तुमने, बेस 10 वाला। बेस 10 वाला बोले तो, अभी कह रहे थे ना ये तो नेचुरल बेस के लिए है, अच्छा बेस अच्छा, हाँ 10 हाँ, के वो लिए। बताता हूँ अभी चेंज करते हैं ना हम लोगों से, उसी में चेंज कर लेंगे फाइनली, फिर और क्या, उसी में चेंज करा लेंगे, फिर इसमें तुम लोग अपने आप कर लेना। चलो जी देखो, तो मैं क्या बता रहा था कि जब तुम्हारे को एक रिएक्शन में ही तुम्हारी रफ्तार जो है दो दो बार चेंज हो या फिर तीन तीन बार चेंज हो, तो तुम क्या करोगे। पहले तुमसे कहा गया रिएक्शन चल रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मजा नहीं आ रहा, टेम्परेचर बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ा दिया। मान लो फिलहाल टेम्परेचर बढ़ा दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब टेम्परेचर कितना हो गया, 100 से 125 हो गया, 100 से 125 टेम्परेचर हो गया, 125 डिग्री। देन उसके बाद अभी भी रिएक्शन चल नहीं रही, और रफ्तार से ये और रफ्तार, तो तुमने और टेम्परेचर बढ़ाया, अब की बार तुमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। सो फिलहाल तुम्हारे पास जो टेम्परेचर कितना हो गया 225। तो अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ इस टेम्परेचर में 125 वाले पे और 225 वाले पे रफ्तार में कितना अंतर आया, तो तुम क्या करोगे। तो उस टाइम पर हम लोग लगाएंगे अरेनियस का एडवांस वर्जन। तो तुम लोग कह सकते हो जब हमारे पास दो कंडीशन गिवन हो, उस टाइम पर अरेनियस इक्वेशन क्या लगेगी। ध्यान से देखना, लगाते हैं, उसका फॉर्मूला अब हम लोग निकालने वाले हैं। सो तुम्हारे पास बेसिक अरेनियस इक्वेशन तुमको पता ही है, इट इज log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA/RT। दिस इज योर बेसिक अरेनियस इक्वेशन, अभी तुमने फाइंड करी है। सही है। सो अब हम इसको लगाते हैं दो दो टेम्परेचर के लिए, मतलब कि पहली कंडीशन जब टेम्परेचर है T1, जब टेम्परेचर T1 है उस टाइम पर मान लो K है K1। सही है, K कितना है K1 log A, क्या A में अंतर आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज A इज अ कांस्टेंट, यू कैन से बेसिकली एक रिएक्शन के लिए A
सेम रहता है। सही है, इसको ध्यान से नोट कर लो, या फिर ए रिमेन्स सेम फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, क्योंकि ये है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और फैक्टर जो है ना वो एक रिएक्शन के लिए सेम ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। ठीक है, सो यहाँ पर जो log a है वो log a ही रहने वाला है, माइनस ई ए। अब क्या कोई मेरे को दिमाग लगा के बताना चाहेगा क्या ई ए चेंज होगा टेम्परेचर के साथ? इतने में सेकंड इक्वेशन लिख देता हूं। हाँ भैया होएगा, चेंज होएगा। चेंज होएगा, ओके। और कोई कुछ टिप्पणी देना चाहे? हाँ भैया, इंक्रीज होएगा। इंक्रीज होगा, तो अच्छा, मतलब कि तुम वह कहना चाह रहे हो। टेम्परेचर हम्म। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या नाम आपने बताया, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन। तो एक बात सोचो जरा। ये तो चेंज होएगा। हाँ बिल्कुल, चलो मैंने कह दिया, मैंने मान लिया, लेकिन एक बात ध्यान से सोचना कि क्या जब हम लोग एक रिएक्शन की एनर्जी निकालते हैं, मान लो तुम्हारी रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन भी तुम लोग कौन सी मानोगे? तुम लोग रिएक्शन चलाना चाह रहे हो, मान लो पानी को बॉईल कर रहे हो, सही ना, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, सही है। तो मान लो बॉइलिंग ऑफ वाटर के अंदर, मतलब कि पानी को उबालने के अंदर, जस्ट पानी को उबालने के अंदर एनर्जी चाहिए होती है 500 जूल। पानी को उबालने के अंदर, रिएक्शन स्टार्ट करने के अंदर 500 जूल एनर्जी चाहिए होती है। तो क्या टेम्परेचर के साथ ये स्टार्ट करने वाली एनर्जी चेंज होगी? खुद सोचो दिमाग से कि अगर टेम्परेचर 100 ये डिग्री सेंटीग्रेड है तब भी 500 जूल ही चाहिए, टेम्परेचर 1000 लेके चले जाओ तभी भी एनर्जी सेम रहेगी। भाई साहब, रिएक्शन को स्टार्ट करने वाली एनर्जी है, जिससे रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होएगी, एक्टिवेट होएगी। सही है, तो बेसिक फंडा समझ में आ रहा है कि रिएक्शन को जो स्टार्ट करने में एनर्जी चाहिए वो सेम ही रहने वाली है। आप खुद सोचो, तुम्हारे पास बाइक है, बाइक, तुम लोगों को बाइक को स्टार्ट करना है, किक मारने तुमको बाइक के अंदर, सही है। अब तुम लोग बाइक को किक मारोगे, क्या सर्दियों में और गर्मियों में किक मारने की पावर कम ज्यादा होती है? नहीं होती। तुम लोग गर्मियों में भी उसी पावर से किक मारोगे और हाँ सर्दियों भैया, में भी। सर्दियों में देर से स्टार्ट होगा वो। नहीं, अरे वो इंजन की बात है बच्चे, वो इंजन ठंडा पड़ जाता है, इंजन को गर्म करना पड़ता है, लेकिन किक मारने में तो एनर्जी सेम ही लगेगी। एक किक के अंदर, मान ले एक किक मारने में तेरे को 500 जूल एनर्जी देनी पड़ रही है, गर्मियों में भी एक किक मारने में 500 जूल ही देनी पड़ेगी, और सर्दियों के अंदर भी, क्योंकि किक तो तू सेम ही पैर से मार रहा है। सही है, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने में, जैसे कह सकता है तो इंजन को स्टार्ट करने में, अब मैं मान के चल रहा हूं मेरा बाइक एकदम परफेक्ट है, हमारी बुल्ट एकदम बढ़िया है, तो बुल्ट को स्टार्ट करने में केवल एक ही किक चाहिए। सही है, अब एक किक के अंदर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो 500 जूल लगेगी, ज्यादा कम तो होने की नहीं। सो हम लोग कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहती है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। सही है, फंडा समझ में आ गया? अब इतना हम लोगों को आ गया कि हमारे पास ई ए सेम रहने वाला है अपॉन आर। आर का नाम क्या है? गैस कांस्टेंट। क्या गैस कांस्टेंट चेंज होगा? नहीं होगा भाई, नाम में नहीं, सेम कांस्टेंट ही है, रहेगा। तो नाम में सेम है तो कांस्टेंट। सही है ना? सो टी, टेम्परेचर मान लो स्टार्टिंग में है T1, सही ना, टेम्परेचर स्टार्टिंग में है T1, और ये सेकंड इक्वेशन, मैंने सेकंड इक्वेशन तैयार कर लिया, एंड देन यहाँ पर टेम्परेचर हो गया T2। सही है, दो इक्वेशन हमारे पास बनकर तैयार हो गई, एक T1 वाली और एक T2 वाली। अब नाउ मैं तुमसे कह रहा हूं मेरे को टेम्परेचर केवल बढ़ाना है, केवल टेम्परेचर बढ़ाना है, तो इसका मतलब क्या होगा? T2 बड़ा होगा T1 से, समझ सकते हो? मान लो स्टार्टिंग में मेरे पास टेम्परेचर था 125 जूल, सॉरी 125 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद टेम्परेचर हो गया 225 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर मेरा बढ़ा तो T1 छोटा है, T2 बड़ा है, क्योंकि टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूं। सही है, अब मेरे को इन दोनों को माइनस करना है, सही है, क्योंकि मेरे को इनमें रिलेशन निकालना है, सिंपल। सो मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल फंडा, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर दूंगा, तो इधर की तरफ क्या आएगा, log K2 ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल्स टू log A से log A कैंसिल आउट, सिंपल भैया इजी। केप भी तो सेम रहेगा दोनों में। नो नो नो, अरे भाई साहब यही तो फंडा है, हमने रिलेशन किसके बीच में निकाला है? टेम्परेचर रेट कांस्टेंट के अंदर। खुद सोच, रेट कांस्टेंट तो चेंज ही होना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे डबल हो रहा था ये तो वेंट ऑफ ने बता दिया था, वेंट ऑफ अच्छा की बात याद है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड डबल हो जा रहा था ये। तो ठीक है। देखना इसे, अब आगे, अब नाउ हम यहाँ पर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, सो इट इज माइनस का ये अपॉन आर T2। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास सेकंड वाला, माइनस माइनस का ये अपॉन आर T1।
सही है, इतना फंडा सबको समझ में आता होगा। मैंने क्या करा, सेकंड को फर्स्ट में से केवल और केवल माइनस कर दिया। सही है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस, सबको दिख रहा है। और यहां पर लॉग किसके अंदर है, माइनस में, तो इसका मतलब लॉग की प्रॉपर्टी तुमको यहां पर दिख रही होगी कि अगर कभी भी लॉग माइनस में दिखे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड के अंदर उल्टा। ठीक है, इस तरीके से। सो इट इज log k2 अपॉन k1। सही है, सबको प्रॉपर्टी पता होगी कि डिवाइड में होता है तो माइनस में चेंज हो जाता है, सो माइनस से डिवाइड में भी चेंज कर सकते हैं। एंड इट इज इक्वल्स टू, अब यहां पर क्या करें, यहां पर हम लोग माइनस माइनस प्लस बना दूं ऊपर की तरफ ही। सो ऊपर की तरफ ही मैं माइनस माइनस प्लस बना रहा हूं, और प्लीज बाद में कोई मत दोबारा मत पूछना मेरे से कि ये प्लस कैसे आ गया। सो मैंने ऊपर ही माइनस माइनस प्लस बना दिया। अब नाउ इसमें से अगर मैं ई ए अपॉन 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 आर कॉमन ले लूं, क्योंकि दोनों में सेम है, ई ए अपॉन आर कॉमन ले लूं, तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, 1/T1 माइनस 1/T2। सही है, इतना फंडा सबको समझ में आता होगा ना। आगे देखना इसके अंदर, आगे बस थोड़ी बहुत चेंज करनी है, अब तो शिफ्टिंग है, बस शिफ्टिंग और कन्वर्जन है और कुछ नहीं है। देखना ध्यान से, अब नाउ इट इज log k2 अपॉन k1, log k2 upon k1 is equals to ea upon r, एंड देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, here is t2 माइनस t1 अपॉन t1 इंटू t2। सही है, सबका समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना। सही है ना, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है, बड़ी सिंपल है। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला तैयार। log k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू ea अपॉन r t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। सही है, तो अब एक चीज इसमें दिक्कत है, एक चीज दिक्कत क्या है कि अभी ये फॉर्मूला मैथ्स के हिसाब से सही है, क्योंकि यहां पर अभी बेस क्या है, बेस है यहाँ पर e, नेचुरल बेस। लेकिन केमिस्ट्री में बेस e नहीं चलता, केमिस्ट्री में चलता है बेस 10। तो बताओ जरा बेस 10 में कैसे चेंज करें बेस e को, पहले बताया हुआ है मैंने। 2.303 बिल्कुल into बिल्कुल log x। बिल्कुल। सो अगर तुम लोगों को log e को, log पूरा लिख देता हूं आपके बारे में, log बेस e को चेंज करना है log बेस 10 में। सो log, अरे log, सो इट इज log, log विद बेस 10। सही है, मान लो यहाँ पर a है, इज इक्वल्स टू, अब ये किसके बराबर होएगा, या फिर तुम लोग यहाँ पर e लिखो ताकि तुम लोग को डिवाइड डिवाइड का चक्कर ना पड़े। सो हियर इज log with base e, इट इज इक्वल्स टू 2.303। दोबारा कन्वर्जन लिख रहा हूं तो इसलिए आपकी बार पक्की तरीके से याद हो जाना चाहिए जिनको याद नहीं था। सही है, बार बार ना भूलना कि हम लोग कन्वर्ट कैसे करें मैथ्स से केमिस्ट्री के अंदर। ये चीज चलती है मैथ्स के अंदर, केमिस्ट्री में log बेस 10। सही है, तो कन्वर्ट हो जाएगी, log e है 10 में चेंज करना है, सिंपली क्या कर दूंगा मैं 2.303 से मल्टीप्लाई, तो सिंपल अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, इट इज 2.303। भैया 2.303 कैसा आया? याद 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 कर ले, कन्वर्जन है, जैसे किलोमीटर से मीटर में चेंज करता है, 1000 से मल्टीप्लाई करता है, वैसे ही इसके अंदर होता है। ठीक है, याद कर तो ले। भैया मतलब केवल 10 का ही याद करना है हमें? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर बेस 10 ही चलता है, और पहले भी। मान लो मैथ में हमें मतलब और किसी का नहीं याद करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथ्स में तो कोई से बेस हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फार्मूला बनकर तैयार, ए अपॉन आर, एंड हेयर इज T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, सिंपल। अब हम लोग 2.303 यहाँ पे लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, नीचे भेज रहा हूँ मैं। सही है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो अच्छा है तुम्हारी, अगर तुम्हारे को अच्छा लग रहा तो यहीं पे रहने देना, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको नीचे भेज रहा हूँ। सो इट इज EA अपॉन 2.303 R, 2.303 R। एनसीईआरटी वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए एनसीईआरटी वालों ने नीचे भेज रखा है। ठीक है ना, ऐसा मत सोचना कि हाँ भैया आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि एनसीईआरटी वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो हियर इज दिस। सही है। हमें तो भैया बहुत सुंदर लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, चलो जी, तो ये समझ में आ गया। तो ये है तुम्हारे पास फाइनल फार्मूला, दैट इज log k2 upon k1 is equals to ea upon 2.303 r, that is T2 minus T1 upon T1 T2। याद करने की टेंशन ना लेना, दिखने में खतरनाक है, क्वेश्चन बड़ा आसान होते हैं इसके,
सही है, कल से क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला टिप्स पे याद हो जाना है तुम लोगों को, ठीक है। भैया एक बार दोबारा। इस इक्वेशन को भी हम लोग चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो हम क्वेश्चन में लगा देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हम लोग फिर वहां पे लगाने के बाद तुम लोग सोचोगे कि हाँ ये तो बेस ई के अंदर है, बेस 10 में है ही नहीं, तो कर दो चेंज, ठीक है ना। तो देखना फटाफट से, यहाँ पर भी लॉग ई है, सो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2.303 log and then it is k is equals to, then यहाँ पर भी log a है a, then it is 2.303 log a, सही है। अब ये सबके सब बेस 10 में चेंज होते जा रहे हैं, माइनस ई ए अपॉन आर टी ऐसी का ऐसी आ जाएगा, ई ए अपॉन आर टी ऐसी का ऐसी आ जाएगा, सही है। अब बस अब दो दो जगह 2.303 है, तो फिर तुम लोग एक काम कर सकते हो, इसको भी इधर ही भेज दो, मतलब कि पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो, सही है। सो इट इज log k is equals to log a minus e a upon 2.303 r t, सही है। सो ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल फॉर्मूला। तो इन दो फॉर्मूलों को बक्से में बंद कर लो, पर्ची पे लिख के जेब में डाल लो, पूरे दिन भर में रिवाइज करते रहना, क्योंकि कल को इनके ऊपर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और अरेनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल। भैया एक मिनट, क्या कराए हो तुमने? यार राम क्या करा ये तुमने जब पूरी राम कहानी खत्म हो जाए ना, जब पूछा कर क्या करा, अरे भाई साहब देखो यहाँ पे ये लॉग ई था, बेस ई, हाँ ये तो पता है मुझे। ये बेस ई, ये समझ में नहीं आया मुझे, ये क्या 2.303 नीचे कैसे आ गया? अरे अच्छा नीचे समझ में नहीं, अरे तो बहुत सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे 2.303 से, क्योंकि दो दो जगह दोनों साइड? हाँ दोनों साइड ही होगा, पूरी इक्वेशन मतलब इधर भी दोनों साइड है, तो यहाँ पे डिवाइड तो मार, फिर यहाँ पर दोनों भी कट divide। जाएंगे? हाँ दोनों कट गए, यहाँ पे इसलिए वैसे लिखा मैंने, दोनों कट गए, और यहाँ पर क्या बच गया, केवल नीचे की तरफ 2.303 बच गया यहाँ पर, क्योंकि ये इसको कौन भी सा वाला 3.303 बचा है? अरे पूरी इक्वेशन को रहेगा ना, इसके नीचे भी लिखेगा 2.303, हाँ इसके नीचे भी हाँ लिखेगा 2.303, हाँ और इसके हाँ। नीचे भी तो लिखेगा 2.30, अच्छा अच्छा अच्छा। सही है। हम्म, तो बस वो कट हम्म। ये बच गया। तो ये दो इक्वेशन है, बस इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो, डेरिवेशन समझ आए ना आए, डेरिवेशन घुस गया भाड़ की भट्टी में, ठीक है, डेरिवेशन समझ आए ना आए, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, बस ये दो इक्वेशन तुमको टिप्स पे याद होनी चाहिए और हो जाएंगी, सही है। तो डेरिवेशन भले ही ना समझ में आए, लेकिन दो इक्वेशन को ध्यान में रखना, उसके बाद हम लोग करेंगे कल से क्वेश्चन, तो भागो बाकी करेंगे कल।